सब जग जानता है कि पूरा पूर्वांचल, आ रहे नाहिद, रुक जाओ भी, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा और बिहार का आधा हिस्सा ये अनंत काल से बाढ़ से त्रस्त है, ध्वस्त है। हजारों करोड़ रुपया हर साल डूब जाता है, सब जानते हैं, लेकिन इसका उपाय कोई नहीं होता। बड़े बड़े आए थे स्मारक खान, लेकिन उपाय नहीं हुआ। मैंने उसका कारण अपने ढंग से जब खोजने की कोशिश की तो मैं ये समझा कि हर आपदा संपदा लाती है, इसलिए आपदाओं का स्थायी निस्तारण ठीक नहीं। स्थायी निस्तारण हो जाएगा तो संपदा कहां से आएगी? आपदा आई, संपदा लाई। दुनिया कक्षा 5 का बच्चा जान रहा है कि बाढ़ के चलते ध्वस्तीभूत है, पूरब से शुरू करो और आधा बिहार लपेट लो। बड़े बड़े विद्वान हो गए राजनीतिक क्षेत्र में 75 साल में इस इलाके से, लेकिन उसका हल नहीं निकला। बहुत बोले तो बोले नेपाल से बात करेंगे, सारे प्रधानमंत्री यही कहते हुए आगे निकल लिए। लेकिन वहां की स्थिति हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत क्या है। सिंह साहब, एक तो इस पर भी टिप्पणी करिए, एक से सुन लो, सवाल सुन लो महाराज। एक तो इस पर भी टिप्पणी करेगा कि पूर्वांचल उपेक्षित क्यों रहा। अब वहां थोड़ी बहुत मैं जुम्बिश देख रहा हूं, अच्छी बात है। और एक दूसरी बात जिसको मैं बहस में लाना चाहता था, लेकिन विषय उससे महत्वपूर्ण हो गया, पूर्वांचल उपेक्षित क्यों रहा। उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि एक्सप्रेस वे चुनावी लाभ नहीं देता कतई। अब ये क्या टोटका है, नहीं है, क्या है इसके पीछे, मैं नहीं जानता, लेकिन दो उदाहरण सामने हैं। ये आर्थिक प्रगति का तो वाहक है, राजनीतिक प्रगति नहीं देता। सिंह साहब, देखिए अमिताभ जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अगर देश का विकास करना है तो सड़कों से एक दूसरे को जोड़ दिया जाए और नदियों को जोड़ दिया जाए। और उस समय से आप देखे होंगे प्राय जो भी सरकारें आई उस पर अमल करती रही, और भारतीय जनता पार्टी इस पे और तरीके से अमल कर रही है। हम बैलेंसिंग विकास कर रहे हैं। हम अगर पश्चिम का विकास कर रहे हैं तो पूरब का भी विकास कर रहे हैं। आप देखे होंगे मेरठ से रैपिड रेल कुछ ही महीने में चलने को तैयार हो जाएगी, लगभग 70% काम हो गया है। दिल्ली से आप मेरठ एक्सप्रेसवे देख लीजिए। आप आगे बढ़ेंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीनें खरीद ली गई है, 80% जमीन अतिरिक्त कर ली गई है। बुंदेलखंड के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। कोरोना काल में भी बड़ी गति से काम चला, हम उसको भी पूरा कर लेंगे। बनारस की गंदगी को देख लीजिए, बनारस में किस तरह से साफ सफाई किया गया। और हम धर्म की नगरी है उत्तर प्रदेश, तो हम काशी और मथुरा अयोध्या का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम चारों तरफ से विकास की ही बात कर रहे हैं। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम तो हर तरह के विकास की बात कर रहे हैं। हम जो शौचालय दे रहे हैं वो सबके लिए दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के सरकार में जो योजनाएं बनती थी वो जाति और धर्म पे केंद्रित थी, इसलिए विकास नहीं हो पाता था। पूर्वांचल इसलिए भी उपेक्षित था कि जो प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनको प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं था। इसलिए दिल्ली के इर्द गिर्द जो चीजें थी प्राय उसका विकास हुआ। और जो 10-15 दशक से उत्तर प्रदेश में जो सरकारें आती रही, उनको जाति और धर्म पे केंद्रित करके विकास करना था, इसलिए भी पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ। हमारे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे 70 साल रह के जहां 700 काम किया जाना चाहिए, आप 7 काम करेंगे तो इसको कार्य थोड़े न माना जाएगा। 7 साल की सरकार में हमने 700 कार्य किए। हम पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हम हमेशा समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए, जनता के लिए। आप देखे होंगे लगभग 1.5 साल से ओंकारनाथ जी जो कुछ कहना चाह रहे प्रधानमंत्री हैं? अन्न योजना चल रही है जी, उसके माध्यम से हम मुफ्त में बिजली, मुफ्त में कनेक्शन, ये सब के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि जो है देश के संसाधनों पर पे फला का अधिकार है और इनका नहीं है। तो जब इस तरह से आपकी नीति और नियति स्पष्ट रहेगी भारतीय जनता पार्टी की तरह, तब आपका विकास होगा। लेकिन अगर आपकी नीति और नियति स्पष्ट नहीं रहेगी
और आप सिर्फ एक धर्म के लिए काम करेंगे, एक जाति के लिए काम करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह विकास आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ओंकार जी, क्या कह रहे थे आप? जी अग्निहोत्री साहब एक सवाल और भी हमारे- पूछ रहे थे कि भाई हमारे इससे लाभ मित्र- नहीं मिला है, तो जी। भारतीय जनता पार्टी हमारे लाभ मित्र की कह राजनीति रहे नहीं हैं। करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम एक बात सरकार सुन में लीजिए। रहे तब और चल सरकार ठीक में है, न ठीक है रहे सिंह तब। साहब, ठीक है जनता जी। के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जी। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। जी, हमने अपने ठीक है किसी मित्र। एजेंडे में ओंकारनाथ जी, परिवर्तन नहीं आपके लाया। लिए जी। तो 370 जो हमारा एजेंडा था जब हम सरकार में थे तब, और जी। जब नहीं है तब, ठीक हमेशा से हो रहा। राम जन्मभूमि सुन हमारा लीजिए, पहले सुन दिन से रहा, जी। हम उससे डर के अरे हटे मेरे नहीं। भाई, सुन अब लीजिए, कुछ आप पार्टी मेरी के बात लोग भी जाके सुनिए। घंटा जी। बजा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए मेरे भाई। जी आप कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अपनी बात करिए, वो समझ में आता है। कांग्रेस के 70 साल पे जो आप कटाक्ष करते हैं, तो उससे लगता है कि आपकी जो समझदारी है बड़ी छोटी है। कांग्रेस ने जो धरा बनाई है, जो जड़ बनाई है, उसी पर आप चल रहे हो मित्र। आपने और क्या किया जरा हमको बता दो। आज परमाणु बम बना, तो अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने एटॉमिक आयोग न बनाया होता तो आज इतनी जल्दी ये आगे बढ़ पाता। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो आगे बढ़ रही है, अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था जवाहरलाल जी ने न की होती शुरुआत, तो ये हो पाती? चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई चीज हो, प्रगति धीरे थी, आर्थिक अभाव था, पैसे की कमी थी। आपको क्या मालूम? राव साहब बोल रहे हैं कि आप पैदा नहीं और हुए बहुत थे। भिन्न। राव साहब से हम बहुत ज्यादा छोटे नहीं हैं। और जब वो बहुगुणा जी के जमाने में बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, तो मैं भी क्या कहते हैं नौकरी में था, और मैं उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय चेलापति राव जी को, मैं जब बीमार थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो मैं तिवारी जी की तरफ से बुके लेके उनका हालचाल पूछने के लिए गया था। तो मैंने भी पूरा देखा हुआ है सरकारें कैसे अब बनती हैं और कैसे नहीं बनती हैं। इसलिए इन सब चीजों को जाने दीजिए, आगे की प्रगति की बात कीजिए। आप नेहरू जी की आलोचना या किसी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक। और एक पंथ या एक कोई चीज कहने की बात हो, ये देश जानता है कि कितना किसको किया गया है, कितना किसको नहीं किया गया है। कांग्रेस ने हमेशा सबको लेके चलने का प्रयास किया है, नफरत नहीं फैलाई।